हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल क्लासेस 1024 पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टैंडर्ड 10th का स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मैथ, और वो भी 16 मार्च 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ उस दिन का स्टैंडर्ड मैथ का पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ इस वीडियो में दोस्तों। तो अगर आपको आप नॉलेज चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि हमने जो एग्ज़ाम दिए हैं, हमने जो सॉल्यूशन करके आए हैं वो सही है या गलत है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पूरा का पूरा पेपर इस वीडियो में सॉल्व कराने वाले हूँ दोस्तों। और यदि कोई आगे नेक्स्ट ईयर के जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं वो भी देख लें, ताकि एक पता चल जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कैसे सॉल्व करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहीं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो एग्ज़ाम बच्चे दे रहे हैं, क्या इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो देख लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों, ये 16 मार्च 2023 का हुआ पेपर है, बहुत ही मतलब नज़दीक में ही हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले आपको 3 घंटे का पेपर होता है और ये मैक्सिमम आपको 80 मार्क्स का पेपर होता है, मैथ्स का पेपर है। और इससे रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन है, कुछ सूचनाएं हैं, क्या है तो ज़रा समझिएगा। नंबर 1 है जो दोस्तों, हस्तलेखन को स्पष्ट लिखना है, यानी जो भी हाथ से लिखेंगे वो स्पष्ट क्लैरिटी के साथ लिखना है, साफ साफ लिखना है। नंबर 2 है दोस्तों, इस प्रश्न पत्र में 4 विभाग होते हैं, ABCD, ये 4 प्रकार के कुल सेक्शन हैं, विभाग हैं, और कुल 39 प्रश्न हैं, 1 से लेकर 39 तक के प्रश्न हैं। सभी विभाग अनिवार्य है, यानी सभी विभाग को सॉल्व करना अनिवार्य है। उसके बाद जनरल विकल्प दिए गए हैं। जनरल विकल्प का मतलब होता है जैसे कि 90 नंबर में 2 क्वेश्चन है, ए करे अथवा ए करे, अथवा वाले जो क्वेश्चन है वो जनरल विकल्प में है। चाहे आपको जो दोनों में से जो अच्छा लग रहा है, जो भी आपको आता है उससे सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद है दाहिनी ओर प्रश्न के अंक दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो भी प्रश्न है तो प्रश्न तो लिख दिया गया, और उसके राइट साइड में उस प्रश्न का मार्क्स दिया है, कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से बता दिया कि दाहिने साइड में प्रश्न के अंक भी दिए गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सूचना के अनुसार आकृतियों स्वच्छ, स्पष्ट और उचित प्रमाण में बनाएं। कहने का मतलब है, सूचना के अकॉर्डिंग आपको आकृति जो भी बनाना है, जहाँ पे आकृति की ज़रूरत है वहाँ पे आकृति बनाइए, लेकिन स्वच्छ और स्पष्ट दिखना चाहिए, उचित प्रमाण के साथ उचित जगह पे बनाना होगा। चलिए, नया विभाग नए पत्र पर लिखिए, यानी जब भी नए विभाग के स्टार्ट, जैसे सपोज करते हैं कि आप विभाग ए लिख रहे हैं और विभाग बी लिखना चाहते हैं, तो जब भी विभाग बी स्टार्ट करना है तो नए पेज पे स्टार्ट करना है। प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार दीजिए, यानी सभी प्रश्न को क्रम के सीरियल वाइज बनाना है। चलिए नेक्स्ट, कैलकुलेटर का उपयोग नहीं करना है। तो सिंपल सा वर्ड है दोस्तों कि कैलकुलेटर आपको ले नहीं जाना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, पहला प्रश्न क्या है और इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी वे में सॉल्व कराने वाला हूं। देखिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, इसके लिए पेपर थोड़ा सा तैयार कर लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, ये देखिए, 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8 होगा, यानी सही और गलत बताना है। तो सिंपल सा वर्ड है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है इस प्रकार से, 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो होता ही है ना। कैसे तो सॉल्व करेंगे, तो दोनों में से 8 कॉमन ले लेंगे, 8 कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में 8 मिल रहा है। तो बचेगा क्या दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब बात करेंगे तो 8 का 8 मल्टीप्लाई, आप पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 8 में 1 से, तो 8। और ये बोला भी है कि 8 होगा, तो बिल्कुल पहला जो होगा आपका राइट होगा, राइट होगा, राइट, सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन बोला गया है दोस्तों इस प्रकार से, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। दूसरा क्वेश्चन है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो केवल और केवल उसके दो गुणनखंड होते हैं, जो एक और खुद के नंबर से करती है और किसी से नहीं करती है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, देखिए 13 इधर भी है और इधर भी है, 13 को कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या दोस्तों, 7
मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 13 से 13 कितने बार में 1 प्लस ये 13 कितने बार में 1 टाइम में। इनका 13 मल्टीप्लाई अंदर में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 7 जा 77 और प्लस 1 78। आप देख लीजिए 78 को पहले देख लीजिए 78 1 से कटेगा 78 से कटेगा और 2 से भी कट रहा है। इसका मतलब 2 से अधिक फैक्टर है तो ये संख्या अभाज्य नहीं होगी, भाज्य होगी। जबकि क्वेश्चन का कहना था कि ये क्या होगी अभाज्य होगा, तो ये क्या है खोटा है, यानी कहा जाए तो रॉन्ग है, गलत है, फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन को कैसे करना है तो तीसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इसे कैसे सॉल्व करना है तो जरा समझिए। तीसरा क्वेश्चन है इस प्रकार से 1/2 और 1/3 1/4 इस प्रकार दिया गया है, समांतर श्रेणी है यानी एपी के रूप में है कि नहीं है चेक करना है। इसने बोला है कि है, तो चलिए चेक करते हैं। तो सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करना है तो हम लोग क्या पढ़े हैं चेक करने के लिए a2 - a1, ए होता है a1, ए होता है a2, ए होता है a3। तो a2 में से a1 को घटाते हैं तो 1/3 माइनस 1/2 ऐसे घटाते हैं दोस्तों, दूसरे में से पहला। चलिए घटाइएगा तो फ्रैक्शन कीजिएगा, 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, 3 से 6 कटेगा 2 बार में, 2 में 1 से तो 2 माइनस 2 से काटेंगे तो 3 बार में आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, 3 में 1 से तो 3। इसका आंसर कितना आ गया -1/6। चलिए अब दूसरा वाला चेक करते हैं। दूसरा वाला चेक करने के लिए क्या होगा a3 - a2, a3 - a2, a3 की वैल्यू है 1/4 और माइनस a2 की वैल्यू है 1/3। इन दोनों सॉल्व करते हैं इसको तो करेंगे 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 से 12 में 3 बार में और -3 से 4 बार में। अब इसको करेंगे तो 3 में से 4 गया तो -1/12, ये कोई कैंसिल होने वाला नहीं है। क्या ये दोनों वैल्यू समान है तो जी नहीं। अब जब दोनों वैल्यू समान नहीं है तो साफ है कि ये एपी के रूप में नहीं है, और क्वेश्चन में क्या था कि एपी के रूप में है, तो ये क्या है रॉन्ग है यानी फॉल्स है, फॉल्स कर दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना है तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है कि द्विघात समीकरण x² -4x + m = 0 का एक हल 3 है। क्या कहा गया x² - 4x + m = 0 का एक हल 3 है, तो m = 3 होगा। अब चलिए चेक करते हैं। कह रहा है कि इस इक्वेशन का एक हल 3 है, इसका मतलब कि x का वैल्यू x का वैल्यू 3 होगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। x की जगह पे क्या बैठाना होगा 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कोई सा नहीं तो मल्टीप्लाई x की जगह पे क्या बैठाएंगे 3 और प्लस m = 0 रख देंगे। चलिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 4 में 3 से तो 12 और प्लस m बराबर क्या होगा 0। अब देखेंगे तो 9 में से 12 घटाएंगे तो -3 बचेगा, प्लस m = 0। m की वैल्यू करेंगे तो 0 माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। अब करेंगे तो m की वैल्यू 3, और बोला भी गया था कि m की वैल्यू 3 होगा। m की वैल्यू क्या होगा 3, तो ये बिल्कुल ही राइट है यानी कि ट्रू है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन कैसे करना है तो देखिए क्वेश्चन है HCF दिया है 12 और K = 6, और उसी का फिर वापस एलसीएम दिया है 12 और K का जो एलसीएम है 36, तो मुझे K का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल तरीका ज़रा समझिएगा, सॉल्व कैसे करना है। हम लोग पढ़े क्या है, हम लोग ये पढ़े हैं कि एलसीएम × HCF बराबर क्या होता है A × B, यानी बोला जाए तो एलसीएम × HCF = A × B, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलिए एलसीएम कितना इसका है, इसका एलसीएम है 36, तो 36 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है, इसका एचसीएफ है 6 = A पहली नंबर, तो पहली नंबर कितना है 12 है, और मल्टीप्लाई दूसरा नंबर क्या है K है दोनों में, यानी इन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ 6 है और इन्हीं दोनों नंबरों का एलसीएम 36 है। तो चलिए फार्मूले के अकॉर्डिंग बैठा दिया, एलसीएम की वैल्यू बैठा दिया
36 मल्टीप्लाई HCF की वैल्यू 6 और इक्वल टू A की वैल्यू 12 और B की वैल्यू K। अब करते हैं K इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 6 और जिसके साथ अल्फ़ाबेट लगा है उसका नंबर नीचे। अब ये 12 से काटेंगे तो 3 टाइम में, तो K की वैल्यू कितना हो गया, 3 6 जा 18 और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों K की वैल्यू 18। तो K की वैल्यू कितना होगा, 18 होगा। कितना होगा, 18 होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं द्विघात बहुपद इस प्रकार से दिया है 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8, 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर 0, इस प्रकार से दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा पूछा गया है। तो सबसे पहले इसको तो अरेंज किया जाएगा। अरेंज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अरेंज करने के लिए आपको लाना होगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर अरेंज करिए, पहले पावर 2 वाला माइनस एक्स स्क्वायर और उसके बाद एक प्लस है तो प्लस। याद रहे कि जब भी अरेंज करते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं करते हैं। और उसके बाद प्लस 8 है तो प्लस 8 इक्वल टू 0, इस प्रकार से अरेंज कर लिए। आप चाहे तो माइनस कॉमन ले लीजिए, फिर भी आंसर उतना ही आने वाला है। अब हमें पूछा क्या था, अल्फा इंटू बीटा, तो हम लोग पढ़े हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। आप जरा समझिएगा, ए बी सी, ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 8। तो चलिए किसकी वैल्यू पूछा जा रहा है, सी की वैल्यू। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 और अपॉन ए की वैल्यू कितना होगा -1 और -1 से 8 में डिवाइड करेंगे तो -8 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए ये हो गया -8। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 7वां नंबर। अब 7वां नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 27x प्लस 63y इक्वल टू 45, ये हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या है, 63x प्लस 27y इक्वल टू 135। तो हमें निकालना क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू व्हाट। चलिए सिंपल देखिएगा, इसे सॉल्व करना है तो सिंपल, जब भी देखिए कि इसका x वाला नंबर y के साथ मिल रहा है, y वाला नंबर x के साथ मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में कुछ नहीं करना है आपको। सिंपल, अगर प्लस पूछ रहा है तो प्लस कर लीजिए, माइनस पूछा तो माइनस कर लीजिए। तो चलिए प्लस पूछ रहा है तो प्लस करेंगे। अब प्लस करने का मतलब किसी प्रकार का कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा। अब इसको जोड़ दीजिए और क्या, 90x और प्लस इसको जोड़ेंगे तो 90y हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। चलिए अब बात करेंगे तो 90 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x प्लस 90 से 90 कट गया, बचा क्या y, और 90 से 180 दो बार में कहा जाए तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा 2। यही आपका आंसर होगा दोस्तों, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, 2 होगी। आसानी से बन गया ना दोस्तों। तो देख रहे हैं कितना इजी था दोस्तों, बहुत ही इजी था स्टैंडर्ड मैथ, बस दिमाग लगाने की ज़रूरत थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि यदि a की वैल्यू 2a माइनस बी कामा बी है और b की वैल्यू जो है वो है b इन कामा 2a माइनस बी को जोड़ने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु M है। मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु M है, तो निर्देशांक क्या होगा। जब मध्य बिंदु बोला है दोस्तों तो मध्य बिंदु का फार्मूला लगाइए। तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है जरा समझिएगा। मध्य बिंदु का फार्मूला होता है, आपको पता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये x के लिए होता है और ये y के लिए होता है। चलिए ये हमारा होता है x1, ये होता है y1, ये हमारा होता है x2 और ये होता है y2। हर घर में xy होता है, xy a11 a22। चलिए x1 की वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, तो 2a माइनस बी, x1 की वैल्यू पूरा यहाँ तक है, कॉमा यहाँ पे है, इसका मतलब है साथ में है। उसके बाद प्लस, तो प्लस x2 की वैल्यू कितना हो गया b और अपॉन क्या हो जाएगा 2। उसके बाद देखिए y1 की वैल्यू कितनी है b प्लस, तो प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 2a माइनस बी और अपॉन कितना 2। इस प्रकार से कर लेंगे। अब आप देखिए जो b है एक माइनस में है, दूसरा प्लस में है, कैंसल। ए बी प्लस में है और ए माइनस में है, कैंसल। अब क्या क्या बचा, ऊपर 2a बचा और नीचे क्या बचा 2। उसके बाद इसमें भी क्या बचा 2a, नीचे बचा 2। 2 से 2 कैंसल 1 टाइम, अरे 2 से 2 1 टाइम, तो बचा क्या a कामा a,
यही आपका निर्देशांक आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? निर्देशांक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? A, इस प्रकार से बन गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सॉल्व करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, इसको सॉल्व करने के लिए एकदम सिंपल तरीका जरा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया है इस प्रकार से वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, इस प्रकार से 50 तक है और नीचे नंबर दिया गया है। तो चलिए लिख लेते हैं इसको, इस फॉर्म में लिख लीजिए। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 तक है। इस प्रकार से लिख लिए 50 तक। 7, 15, 13, 17, 10, 7, 15, 13, 17, 10 इस प्रकार से दिया है। ए बारंबारता है और ये लिखा है माध्यक वर्ग, ऐसा कुछ है, वर्ग अंतराल है। तो चलिए वर्ग अंतराल लिख दिए। अब चलिए करना क्या है, ये पूछा क्या है, माध्यक वर्ग यानी माध्यक निकालना है। तो देखिए एकदम सिंपल सा वर्ड है। आपको क्या करना है, जब भी माध्यक निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, संचयी बारंबारता। और संचयी निकलता कैसे है, सिंपल, शुरू वाला एडिटिव, उसके बाद जोड़िए 7 और 15 22, 22 और 13 हो गया 35, और 35 और 17 हो गया 52, और 52 और 10 हो गया 62, इस प्रकार से। तो सबसे पहले क्या करना होता है, एन किया जाता है, और एन कितना जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये जोड़ करके आता है लास्ट में 62। और आपको क्या करना है, तो आप पढ़े हैं n/2 यानी 62/2 करेंगे तो 31। 31 से बड़ी संचयी बारंबारता कौन होती है, यहाँ पे कौन है, 31 से बड़ी संचयी बारंबारता, 31 से बड़ी संचयी बारंबारता कौन है, तो 35 है। तो 35 के ठीक सामने वाला होगा माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग कितना हो गया दोस्तों, माध्यक वर्ग ये हो गया उसके ठीक सामने वाला, तो 20 से 30 यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 20 से 30 हो जाएगा, 20 से 30 आसानी से लिख लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं किस प्रकार से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10, इसे बनाने के लिए क्या करना होगा, सिंपल तरीका। देखिए दिया है पी ए माइनस पी बार ए बराबर 0.8, इस प्रकार से दिया है। और हमें पूछा है पी ए का वैल्यू क्या होगा, यानी पी ए बराबर वाट। तो सिंपल सॉल्व, हम लोग जानते हैं पी ए प्लस पी बार इक्वल टू क्या पढ़े हैं हम लोग, 1 पढ़े हैं। ऐसे पढ़े हैं ना, पी ई प्लस पी डज नॉट इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से वही है, वही लिख दिया, एक फॉर्म में है तो ये लिख दिया। अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बार ए इक्वल टू 1। उसके बाद क्या करते हैं, दूसरा जो दिया है इक्वेशन, पी ए और माइनस पी डज नॉट ए इक्वल टू कितना दिया है, 0.8। चलिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन को हमने लिख दिया ऐडिंग करने पर, जोड़ने पर कोई साइन चेंज नहीं होता। आप देख सकते हैं कि ये प्लस में है माइनस में कैंसिल हो गया, बच्चा क्या ये 2PA, क्योंकि एक और एक छिपा रहता है। अब उसकी बात करेंगे तो इसको जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 1.8। अब करेंगे तो PA इक्वल टू 1.8 और मल्टीप्लाई में है तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। 2 से भाग करेंगे 18 को तो 9 बार में, एक अंक के बाद पॉइंट तो एक अंक के बाद पॉइंट, इसलिए फाइनली आंसर 0.9 होगा, 0.9 होगा, 0.9 होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे सॉल्व करना है, तो सिंपल तरीका, क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे सॉल्व करेंगे। यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान संख्या, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान संख्या हो तो वृत्त का व्यास कितना होगा। कहने का मतलब है कि वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि बराबर, कह रहा है समान, समान का मतलब बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। इस क्वेश्चन का बोलने का मतलब है कि जितना वृत्त की परिधि है उतना ही वृत्त का क्षेत्रफल है, तो इसका व्यास कितना होगा।
तो चलिए, वृत्त का परिधि का फार्मूला होता है 2πr बराबर वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। चलिए अब इसे करेंगे सॉल्व, तो 2πr रहने दीजिए। अब पाई का पाई r² का मतलब 2 बार r लिख सकते हैं। चलिए, एक पाई से पाई गया और एक r से r गया, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 2, जबकि मुझे निकालना क्या है व्यास यानी d। तो d बराबर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई r, तो 2 मल्टीप्लाई r की वैल्यू कितना 2, फार्मूला है दोस्तों 2 का 2 मल्टीप्लाई r की वैल्यू 2 यानी 4 हो जाएगा। इसका फाइनली आंसर 4 हो जाएगा। तो इसका व्यास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये आपका 12। तो चलिए 12 को कैसे सॉल्व करना है। तो 12 जो है आपका दोस्तों ये है cot 2 थीटा इंटू cot 7 थीटा इक्वल टू 1। तो हमें निकालना है थीटा का मूल्य। चलिए सिंपल, देखिए सॉल्व करना है। cot 2 थीटा ऐसे रहने दीजिए और एक को तोड़ दीजिए, cot है तो सिंपल इसको cot से ही तोड़ दीजिए। cot 90 माइनस थीटा यानी 7 थीटा बैठा देते हैं। cot थीटा, थीटा की जगह पे 7 थीटा, cot से cot कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 थीटा इक्वल टू हो गया 90 माइनस 7 थीटा। चलिए अब बात करेंगे 2 थीटा के साथ कौन आएगा, थीटा ही आएगा, माइनस से तो प्लस में हो जाएगा, अरे हो जाएगा 90। उसके बाद बात करेंगे तो 2 + 7 9 थीटा हो गया बराबर 90, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 90/9 करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 10 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा 10 डिग्री। इस प्रकार से आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक गोला है। चलिए एक गोला है, एक गोला को 4 बराबर भाग में बांट दिया गया है, 4 भाग बांट दिए, तो ये हिस्सा हो गया। तो इस 4 हिस्से में बांट दिया गया तो के एक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आप जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4πr²। चलिए कर लिए। अब इसको करते हैं तो इसके कितने हिस्से में करना है 4 हिस्से में। तो पहले से था 4πr², इसे 4 हिस्सा में बांट दिया तो ये πr² बच गया, प्लस πr² प्लस इसका जो अंदर का पार्ट होगा इस प्रकार से लेके चलेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा। तो इसका क्या होगा 12πr² और प्लस 12πr², दोनों साइड का बनेगा। अब करेंगे तो कितना हो जाएगा πr² प्लस हाफ और हाफ मिलके 1 हो जाएगा, सीधा πr²। तो ये 1 और 1 2πr², इसका फाइनली आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा 2πr²। इस प्रकार से अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर को देखेंगे दोस्तों तो इस प्रकार से ऑप्शन से चेक किया जाएगा। कह रहा है 4x + ky + 8, 4x + ky + 8 = 0। चलिए इस प्रकार से लिख लिए। अब उसके बाद क्या है 2x + 2y, 2x + 2y और +2 = 0 का समीकरणों का युग्म एक अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल होना चाहिए और k का वैल्यू इसे नहीं चाहिए। हमें निकालना क्या है k डज नॉट इक्वल टू, यानी k का वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, इससे भी पता चल जाएगा। ऑप्शन से चेक कर लेते हैं 4 को सॉल्व। यहाँ 4x + k की जगह पे हम 4 रख के देखते हैं क्या आता है। तो 4 रख देते हैं, y का y और +8 = 0, सब वही रहा, k की जगह पे 4 रख दिया। और नीचे क्या है 2x + 2y + 2 = 0। चलिए चेक करते हैं। ये क्या हो जाएगा a1/a2 4/2, ये क्या हो जाएगा 4/2 और ये क्या हो जाएगा 8/2। अब चलिए ये 2 से 4 कटेगा 2 बार में, ये 2 से 4 कटेगा 2 बार में और 2 से कटेगा 4 बार में। आप बताइए यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 4। ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, जबकि इसे कैसा समीकरण चाहिए था जो अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल का मतलब, जिसका कहने का मतलब है कि इस प्रकार के सिस्टम को फॉलो करें कि शुरू वाला बराबर ना रहे, लेकिन शुरू वाला बराबर निकल गया और लास्ट वाला बराबर नहीं है। इसका मतलब है साफ है कि ये क्या है समांतर है, जबकि इसे अद्वितीय चाहिए था। तो इसका मतलब है कि 4 ही जो ऐसा ऑप्शन है जो अद्वितीय नहीं है, नहीं है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाना है। सिंपल, फिगर आपको सामने दिया गया है, बनाना कैसे है। 15 नंबर क्वेश्चन है, बनाना कैसे है 15 नंबर को। सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, फिगर नहीं बनाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा होगा। आपको पता है कि ये जो है वृत्त से स्पर्श करती है तो यहाँ 90 डिग्री बनता है। तो ये 90 डिग्री, अरे 55 डिग्री, और ये वाला ये आधे ट्रायंगल का पहले निकालना पड़ेगा। तो आधा ट्रायंगल को अगर कुछ इस प्रकार से हम बना लें, चलिए ये 90 डिग्री है और एक वैल्यू दिया हुआ है 55 डिग्री और दूसरा वैल्यू ये पता करना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। हम लोग जानते हैं ट्रायंगल का सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल को जोड़ने पर 180। तो एक एंगल तो 90 है, दूसरा एंगल कितना है 55, और तीसरा नहीं पता है। तो तीसरा ऐसे रहने दीजिए, कुछ मान लेते हैं सी या कुछ भी मान लीजिए, बराबर 180 त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। बात करेंगे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 135, 145 हो जाएगा, 145 हो जाएगा, 145 प्लस सी बराबर 180। बात करेंगे सी बराबर 180 माइनस 145, तो ये हो जाएगा 35 डिग्री। अंदर का कितना निकला दोस्तों, ये 35 निकला। और हम जानते हैं कि ये जो लाइन आती है बीच से, ये दोनों को बराबर भागों में बांटती है। तो 35 और 35 कितना हो जाएगा 70। और हमें पूछा क्या है ए पी बी, तो कितना होगा ए पी बी 35 और ए 35 70 हो जाएगा। तो ए पी बी जो होगा वो 70 डिग्री सही आंसर होगा। 70 डिग्री दोस्तों, 70 डिग्री सही ऑप्शन 70 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 3 बार उछाले या 3 सिक्के को 1 बार उछाले, बात एक ही होता है दोस्तों। तो चलिए, एक सिक्के को 3 बार उछाले या 3 सिक्के को 1 बार उछाले, बात एक ही होता है। तो सबसे पहले तो ये पता करें कि 3 सिक्के को उछालेंगे तो टोटल परिणाम कितने होंगे। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं 2⁻n, यानी 2 और पावर n क्या कितने बार उछाला जा रहा है 3 बार। तो 2 के पावर क्यू कितना हो जाएगा 8, टोटल परिणाम 8 होंगे। अब देखना है कि परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल आउटकम क्या क्या होगा। हो सके 3 सिक्के को उछाल रहे हैं तो तीनों में हेड आया होगा, हो सके तीनों में टेल आया होगा, तीनों में टेल आया होगा, हो सके पहले में हेड 2 में टेल आया होगा, हो सके पहले दोनों में टेल आया होगा लास्ट वाले में हेड आया होगा, हो सके एक में हेड दूसरे में टेल और तीसरे में हेड आया होगा, हो सके पहले में टेल आया होगा दूसरे में हेड और तीसरे वाले में टेल आया होगा। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। और बोला जाए तो आपको इस प्रकार से हो सके पहले में टेल टेल आया होगा, हेड हेड हो गया, टेल टेल हेड 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 हेड, और 1 2 इस प्रकार से लिखेंगे। और इसका 2 परिणाम हो सकता है, क्या होगा तीनों हेड हो गया, तीनों टेल हो गया, या हेड टेल टेल हो गया, टेल टेल हेड हो गया, हेड टेल हेड हो गया, टेल हेड हेड। हो सके टेल टेल हेड, टेल टेल हेड हो गया, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल हो गया, THT हो गया। इस प्रकार से 6 ही परिणाम हो रहे हैं, लेकिन 8 परिणाम होते हैं टोटल। कितने होते हैं 8 होते हैं। तो 2 इस प्रकार से हेड टेल टेल, ए हेड हो गया, तीनों हेड तीनों टेल, इस प्रकार से। इसका जो फाइनली आंसर जो होगा दोस्तों ए होगा 1/2, क्योंकि 2 हेड वाला कम से कम 2 हेड वाला है, 2 हेड वाला ए है, 2 हेड वाला आपका ए है, 2 हो गया। और आपका 2 हेड वाला आएगा इस प्रकार से, दोनों में हेड एक में टेल। हाँ ए परिणाम आ सकता है, हो सके दोनों में हेड लास्ट वाले में टेल, हो सके फर्स्ट वाले में टेल और 2 वाले में हेड होगा। इस प्रकार के परिणाम नहीं है, टोटल हो गया। अब देखिए तो कम से कम 2 हेड, तो ये 3 हेड है लेकिन कम से कम 2, 2 से ज़्यादा है चलेगा लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो 1 और ए 2 हेड वाला ए हो गया, 2 हेड है इसमें 2, और 2 हेड इसमें भी है 3, और 2 हेड इसमें भी है 4। तो टोटल परिणाम कितने हो गए 4, और बटा टोटल कितने होते हैं 8। 4 से 8 काटेंगे 2 बार में 1/2, इसका फाइनली आंसर आ गया दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से 1 से 16 तक का क्वेश्चन को मैंने सॉल्यूशन के साथ बता दिया। तो दोस्तों आई होप आशा करते हैं कि आपको ये वीडियोस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।